नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अलीगढ़ दौरा। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। यूपी में पुराने भवनों के लिए बनेगी शहरी पुनर्विकास नीति। सीएम योगी ने कैबिनेट में पेश करने के दिए निर्देश। योगी सरकार आज देगी करीब 1 करोड़ माताओं बहनों को मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर। 2 चरणों में किया जाएगा वितरण। आजम खान ने वाई श्रेणी सुरक्षा लेने से किया इनकार। बोले, मैं जयाफ यातफा मुजरिम हूं, खाकी पर कैसे करूं भरोसा। सुल्तानपुर में मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट। हादसे में कई घायल, बचाव काम जारी। यूपी में समय से पहले सर्द होनी शुरू हुई। रातें 15 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आज। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरण करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आज, और इस कार्यक्रम से करीब उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका वितरण करेंगे। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आज। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरण करेंगे गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आज। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका वितरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 168 में चलती कार में आग लगी है। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 168 में चलती कार में आग लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रिया ट्रेवल के नाम से ये कार थी और चलती कार में आग लगी। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। सेक्टर 168 में चलती कार में आग लगी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रिया ट्रेवल के नाम से ये कार थी। सेक्टर 168 में चलती कार में आग लगी। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 168 में चलती कार में आग लगी। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हरदोई से है, जहां हाई टेंशन विद्युत लाइन मंदिर पर गिरी। हाई टेंशन विद्युत लाइन नरसिंह मंदिर पर गिरी हादसे में पुजारी के बेटे की मौत हो गई है और इस हादसे में कई लोग झुलसे हैं। घटनास्थल पर एसडीएम सहित पुलिस बल पहुंचे तो विद्युत विभाग को सूचना दी गई है। एसडीएम की तरफ से बयान दिया गया है। सांडी रोड नरसिंह मंदिर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में पुजारी के बेटे की मौत हुई है और साथ ही कई लोग झुलसे हैं। तो घटनास्थल पर एसडीएम सहित पुलिस बल पहुंचा। विद्युत विभाग को सूचना दे दी गई है। एसडीएम की तरफ से बात कही गई है। तो सांडी रोड नरसिंह मंदिर का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाई टेंशन विद्युत लाइन मंदिर पर गिरी और इस हादसे में पुजारी के बेटे की मौत हो गई है, साथ ही कई लोग झुलसे हैं। सूचना मिली कि नरसिंह भगवान का मंदिर सांडी रोड थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत एक बिजली के तार के टूट के गिरने से 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। तीनों लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें से एक बच्चा जिसका नाम कार्तिकेय मिश्रा था, उसके पिता का नाम कुलदीप मिश्रा था, जो करीब 14 साल का था, की मृत्यु हो गई है। 2 घायलों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। शव को कब्जे में लेकर उसमें नियमानुसार पोस्टमार्टम और पंचायत नामक कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है और पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजन विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। संबंधित विभाग विषय में अवगत करा दिया गया है और वो उसमें जांच कराई जाएगी और जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी उसमें से जाएगी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बलिया से है, जहां नरही थाना क्षेत्र के भरौली गांव स्थित एक निजी विद्यालय के पास गुजर रहे बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। वहीं इसकी चपेट में आने से स्कूल से बाइक लेकर निकल रहे एक शिक्षक की भी चपेट में आ गया और टीचर की मौके पर ही मौत हो गई है। शिक्षक छुट्टी के बाद बच्चों को भेजने के बाद निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद सीतापुर के लहरपुर में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों और कान्हा गौशाला में गायों की मौत राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पक्का तालाब तीर्थ से तहसील परिसर तक प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम को सौंपा। ज्ञापन में आरोप है कि लहरपुर नगर व तंबौर में अवैध रूप से बूचड़खाने संचालित हैं, जिसके चलते हिंदू धर्मावलंबियों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में आरोप है कि आदर्श नगर पंचायत तंबौर में कान्हा गौशाला का संचालन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते समुचित देखभाल न हो पाने के कारण रोजाना गौवंशों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व सनातन आर्मी सहित पूरे सनातन समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि नगर पंचायत तंबौर के ईओ व बूचड़खानों पर 7 दिवस के अंदर समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल व सनातन आर्मी के सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पड़ती है। पिछले 1 हफ्ता पहले वहाँ पे भूख प्यास से तड़प तड़प कर गाँव मर रहे थे, लोगों को सूचना मिली, लेकिन हम लोग हमेशा एक सुझाव देते हैं, एक रास्ता देते हैं ताकि आप सुधार कर लें, वहाँ पर बेहतर तरीके से गौशाला को सुचारू रूप से चालू किया जाए। परंतु हम देख रहे हैं 1 हफ्ते के बाद भी आए दिन 8, 10, 5, 4 हर दिन गौवंश वहाँ पे मृत भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार ईओ और वहाँ के कर्मचारी हैं। ईओ को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जो भी इसमें संलिप्त दोषी उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 हफ्ते के अंदर फिर तंबौर में एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या बताया है यहाँ पे एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाँच की जाए और जाँच की जाए, निष्पक्ष जाँच कीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बात होगा, जिसकी जिम्मेदारी एसडीएम साहब की और प्रशासन की होगी।
और अब खबर बागपत से है, जहां दोघर थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और दोनों बेटियां सूफिया और सुमाइया की हत्या के बाद बवाल करने वालों की पहचान की कार्रवाई की गई। इसमें एसआई प्रांशु राजपूत की तहरीर पर पुलिस पर हमला करने वाले वर्दी बैज फाड़ने, गाड़ी में तोड़फोड़ और पथराव करने के आरोप में सपा के छपरौली विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ सुंदर समेत 29 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गांगनौली गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने 2 घंटे तक पुलिस को शव नहीं उठाने दिए और वहां बवाल किया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफ़ी खींचतान हुई। उसके बाद पुलिस ने शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। इस मामले में एसआई प्रांशु राजपूत ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गांगनौली गांव की जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोगों ने भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां सुबेहा क्षेत्र में बीते 1 महीने से बुखार का कहर जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नींद अब टूटती दिख रही है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और लोगों की शिकायतों के बाद आखिरकार विभाग हरकत में आया है। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सकीय व सर्वे टीमों को फील्ड में उतारा गया है। डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में फार्मासिस्ट मृत्युंजय मिश्रा, लैब टेक्नीशियन गजेंद्र यादव और सुरेश कुमार की टीम किला दरवाजा वार्ड में मरीजों का इलाज कर रही थी। साथ ही एएनएम की टीमें 4 प्रमुख वार्डों में घर घर जाकर सर्वे कर रही थी। तेज बुखार से जूझ रहे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक डेंगू या मलेरिया की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुखार के मामले कई हफ्तों से सामने आ रहे हैं, लेकिन विभाग आंख मूंदे बैठा है। जो है हमारे पास करीब 8 मरीज आ गए हैं और 3-4 मरीज अभी और भी हैं और बाकी सबको खबर फैलाया गया है, तो बाकी लोग आ रहे हैं। अभी हमें जो खबर मिली है, काफ़ी लोग आने वाले हैं जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ पे बुखार है या कोई सीरियस है, कोई कुछ है, तो उसके लिए घर 4 लोग गए थे। तो ये बुखार क्या है सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो अभी देखिए, जो नॉर्मल इस सीज़न में जो बुखार होता है, जैसे बारिश हुई, पानी का जमाव हो जाता है, तो मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां, एक तो वायरल जो सबसे कॉमन होती है वायरल है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बड़े ही निर्मम तरीके से पीट कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हापुड़ शहर के जवाहरगंज निवासी कमल वर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कमल वर्मा के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ मारपीट की गई। कमल वर्मा को अस्पताल लेकर एक ई-रिक्शा चालक पहुंचा। डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि कमल वर्मा की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि कमल को साजिश के तहत पहले तो बुलाया गया, इसके बाद उसे मारपीट कर मौत के घाट उतारा गया। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी के खादर में लगने वाले पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा मेले का डीएम जिला पंचायत अध्यक्ष गढ़ विधायक एसपी ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी ने गंगा की आरती में भाग लिया। भूमि पूजन के बाद मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीएम, एसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय विधायक सहित जनपद के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मेले को सफल बनाने के लिए यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मेला स्थल का जायजा लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले इस कार्तिक मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस पौराणिक कार्तिक मेले में अलग अलग राज्यों सहित आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु तंबू तान कर तीर्थ नगरी में लगने वाले मेला स्थल पर ही करीब 15 दिन तक प्रवास करते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जैसा कि आप अवगत हैं, गढ़मुक्तेश्वर में पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदया
क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है। जिला पंचायत की देखरेख में ये मेला होता है। माँ गंगा की पावन पवित्र भूमि पर ये भूमि पूजन हुआ है, इसमें हमारे सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, विधायक जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग हम मिलकर ये पूजन किया है। माँ गंगा से आह्वान किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिससे हमारे श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन के तहत ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। अभियान यमुना अथॉरिटी के सीईओ के निर्देश पर त्वरितीकरण अभियान शुरू किया गया है, जिससे टप्पल गांव में अवैध प्लाटिंग कर जरूरतमंदों का आर्थिक दोहन करने वालों पर नकेल कसी जा सके। अभियान का नेतृत्व ओएसडी शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस दौरान अन्य अधिकारी सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर मुस्तैद दिखाई देता है। आपको बता दें कि जेवर सहित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 250 करोड़ आंकी जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाराबंकी जिले में मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जॉब कार्ड धारकों की ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग कराई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाराबंकी और उन्नाव जिले को चुना गया है। बाराबंकी जिले में करीब 50% काम पूरा कर लिया गया है और जो जॉब कार्ड धारक अवशेष रह गए हैं, उनकी ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग तेजी से कराई जा रही है। जिले में मनरेगा कार्ड धारकों की संख्या आपको बता दें करीब 2 लाख है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी कार्ड धारकों की के-ई-वाई-सी और फेस स्कैनिंग होनी है। आपको बता दें कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जी नाम से जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए मजदूरी के नाम पर हड़प लिए जाते हैं। इसी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बाराबंकी और उन्नाव जिले में इस प्रणाली का ट्रायल शुरू किया है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी और उन्नाव एक्टिव जॉब कार्ड धारक जो हैं उनका ई-केवाईसी किए जाने हेतु चयन किया है और ई-केवाईसी के अंतर्गत हम लोग ऐप पे उनके फेस को भी जो है कैप्चर कर रहे हैं। जो ये केवाईसी हुई है उससे हम संतुष्ट हैं। जो हमारे नाम से कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए हम सरकार को कोटे धन्यवाद देते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी एवं फेस रिकॉग्निशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद चयनित हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय जॉब कार्ड धारकों का ई-केवाईसी और फेस रिकॉग्निशन किया जा रहा है। मैं नरेगा में काम करता हूं और ये जो ई-केवाईसी है और ये मतलब जो है अच्छी चीज़ है, जिससे हमारा लोग का फायदा होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, हमें काम भी मिलेगा। इस सरकार का धन्यवाद देते हैं। मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जनपद उन्नाव और बाराबंकी में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत जॉब कार्ड धारक जो हैं उनकी फेस स्कैनिंग की जाएगी और ई-केवाईसी होगी। इस ई-केवाईसी और फेस स्कैनिंग के चलते जो जॉब कार्ड धारक हैं उनकी NMMS पोर्टल पर जो हाजिरी लगती है उस पर उनका फेस स्कैन किया जा सकेगा और ये स्पष्ट हो सकेगा कि किसी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं किया जा रहा। इससे कहीं ना कहीं इस तरह के गबन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अब ये बाराबंकी में 2,69,000 से अधिक जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा का ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है और बाकी की आगे की कार्रवाई चल रही है। कहीं ना कहीं ये आगे बहुत कारगर साबित होने वाला है। जनपद बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चित्रकूट में एंटी करप्शन टीम ने विद्युत विभाग के लिपिक प्रशांत कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर राजबाबू त्रिपाठी को 6,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पटेल चौक स्थित राधा लॉज से की गई है। दोनों पर औद्योगिक विद्युत भार 7 किलोवाट से 10 किलोवाट तक बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है।
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर भरतकूप थाने में ले जाया गया। इस घटना के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है। चित्रकूट में एंटी करप्शन टीम की ये पहली कार्रवाई नहीं है। टीम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है। विद्युत विभाग में घूसखोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये विशेष कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले ही एंटी करप्शन टीम ने तहसील में माल बाबू सहित 2 अन्य लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। ने छापा मारा है, हमारे कर्मचारी को ले भी गए हैं। मैं उस समय डीएम कार्यालय, माननीय डीएम कार्यालय मीटिंग में था। मुझे अकाउंटेंट साहब द्वारा फ़ोन गया तो उसमें मीटिंग की वजह से उठा नहीं पाया। जब मैं मीटिंग से खाली होकर बात किया तो पता चला कि ले गए। फिर मैंने कार्यालय में लोगों से पूछताछ की, कोई कुछ बताने में असमर्थ है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि लोग आए और लेके चले गए। और अब खबर बहराइच से है, जहां नानपारा कोतवाली में मीडियाकर्मी के खिलाफ लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, मीडियाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस के तानाशाही रवैये के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस पर महिलाओं सहित बच्चों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। बता दें कि 3 दिन पहले भी पत्रकारों ने ज्ञापन देकर डिप्टी एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस द्वारा दिखाया जा रहा घटना स्थल नानपारा कोतवाली व कस्बा चौकी के बीच स्थित है। और अब खबर आगरा से है, जहां जूता उद्योग के बड़े नाम और प्रतिष्ठित उद्योगपति पूरन डाबर से आयकर विभाग की कार्रवाई का डर दिखाकर 5 करोड़ की बड़ी रकम की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आगरा पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इस हाई प्रोफाइल मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कथित तौर पर खुद उद्योगपति की फैक्ट्री में काम करते थे। जानकारी के अनुसार उद्योगपति पूरन डाबर को कुछ दिन पहले एक पत्रकार मिला, जिसमें खुद को आयकर विभाग का बताकर उनकी संभावित रेड रुकवाने के बदले 5 करोड़ की रिश्वत मांगी गई। आरोपियों ने ये रकम एक बैग में रखकर सिकंदरा क्षेत्र में एक तय चाय की दुकान पर रखने को कहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्योगपति पूरन डाबर ने तुरंत पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की। आगरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोपनीय योजना बनाई। पुलिस ने आरोपियों के बताए स्थल पर असली नोटों की जगह किताबों से भरा एक बैग रखवा दिया और ऐसा जाल बिछाया। जैसे ही तीनों आरोपियों ने बैग उठाने की कोशिश की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें धर दबोचा। देखिए, इसमें थाना में एक मुकदमा अपराध संख्या 59/25 धारा 308 एक BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें प्रबंधक है, उसने तहरीर ये दी कि एक धमकी वाला लिफाफा मिला था कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे। डिजिटल अरेस्ट पर ही ये एक चिट्ठी भेजी गई थी, डाक से चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में 3-4 पन्ने की हैंड रिटन लेटर था, जिसमें ये बताया गया था कि इनकम टैक्स में आपके पेपर पहुंच गए हैं और बनाना है। और मैं वहाँ बैठा हुआ था और उसमें मैंने फाइल देख लिया और मैंने फाइल को रोक दिया और कहने अलग अलग तरह की कहानियां, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और लिखी मैंने इसके ऊपर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।